बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम का आगाज़ आज करते हैं अपने सेगमेंट किरदार कहानी से, और आप जानते हैं कि इसमें हमारा मुस्तकिल साथ देती हैं दुआ वसी। वेलकम टू द शो दुआ। तो आज किरदार कहानी में कौन से किरदार और कौन सी कहानी लेकर आई हैं आप? आज हम किरदार कहानी में डिस्कस करेंगे नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग सीरीज बॉम्बे बेगम्स। नहीं, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। कर सकते। आपका शो उसके सब्जेक्ट का बोझ नहीं उठा सकता। तो आज जो सीरीज मैं ज़बरदस्त के लिए लेके आई हूँ वो एक तरह से ग्लोबल फिनोमेना बन गया। आज के सेगमेंट में हम उसके किरदार, उसकी कहानी और मोर इम्पोर्टेंटली उसमें जो कल्चरल रेफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल्चरल रेफरेंसेस को उर्दू में बयान कर सकती हैं? मैं एक्चुअली कर सकती हूँ। सियासी और सकाफती हवाले जो दिए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जब आपको पता था कि सियासी और सकाफती हवाले भी आप कह सकती हैं, तो कल्चरल रेफरेंसेस क्यों कहा आपने? जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं ना, मैं अभी सीख रही हूँ। तो किस किस्म के सकाफती और सियासी हवाले जो हैं वो इस सीरीज़ में इस्तेमाल हुए हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो एक सिंपल सादा सा एक कमर्शियल क्राइम ड्रामा लगता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको इस सीरीज में सैल्वाडोर डाली के सरियलिस्ट आइडियाज भी मिलेंगे। तो मारूफ स्पेनिश पेंटर थे जी, और वो सरियलिस्ट मूवमेंट के एक तरह से चैंपियन भी थे। मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि आज हम जो डाली की सरियलिस्ट मूवमेंट थी इस पर भी बात करेंगे कि ये मूवमेंट थी क्या। और आपको इस सीरीज में सरमायादारी निज़ाम पे तनकीद भी मिलेगी। और आपने वो फेमस गाना तो सुना ही होगा, बेला चाओ। वो भी एक इटालियन रेजिस्टेंस सॉन्ग है, तो उसकी भी एक कल्चरल रेफरेंस है। अच्छा, वो क्या? बेला चाओ फाशिज्म के खिलाफ एक तराना था जो इटालियंस नाज़ी जर्मन्स के खिलाफ गाया करते थे। जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी, यानी जो मुज़ाहमती तहरीकें थी, उनमें बहुत पॉपुलर तराना रहा है। तो सबसे पहले मनी हाइस्ट के किस किरदार को बुलाया गया? जो शो की जान है, प्रोफेसर साहब को ही बुला लेते हैं। व्हाई नॉट? प्रोफेसर साहब। बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। अच्छा प्रोफेसर, ये बताइए कि आपने जो अपनी दोस्तों के नाम रखे थे, जो टीम इकट्ठी की थी जी, वो मुख्तलिफ मुल्कों के शहरों के नाम पर क्यों रखे थे? सर एक सीक्रेट मिशन है गासी और बड़ा सेंसिटिव गासी जी। एक आम चोरी नहीं कि कटर दा ढक्कन चुक लिया। ये बड़ी चोरी सी बड़ी। अच्छा, मेरे वाले साहब ऐसे चक्कर जो खजल हो गए मारे ने। दुआ क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हमारा खाना खराब करने में आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अगली फिल्म मैंने की बनाने में आज ही दस दो। दिस मैन रियो 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 डी जनेरो, ब्राजीलियन शहर के आपने नाम पे इनका नाम रखा था। जी ब्राजीलियन शहर। वैसे ब्राजील की खवातीन बेपनाह खूबसूरत होती हैं शायर आदमी उसे भी कोई इशारा किया है। और फुटबॉल तो मशहूर है ही। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? जी, सैल्वाडोर डाली। ਆਈ ਡਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੁਕਚੁੰਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਂਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। आज डाली को दुनिया से गए हुए तकरीबन 33-34 बरस हो गए हैं, मगर आज भी डाली की मूछें जो हैं वो यूरोप में और दुनिया भर के नौजवानों में बेपनाह मकबूल हैं। ये मकबूल मुच्छा ने? जी जी जी। वो तेरा खाना खराब हो जाए। डाली तो बैठा है। डाली को इसलिए बुलाया था कि हमने कहा थोड़ा सा सरेलिज्म जो है उसे भी डिस्कस करेंगे, डाली की जो पेंटिंग्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, और कैसे सब कॉन्शियस को डाली पेंट किया करता था, यानी कि लाशऊर को कैसे ब्रश के ज़रिए, रंगों के ज़रिए कैनवस पर मुंतकिल कर देता था। ज़रा इस पर भी बात करेंगे आज। ओ डोली, ओ तू तो लिफ्ट नहीं कराने आ, मुंह इधर कीता है। ओ चुप कर काले जादूगर। अच्छा पहले भी ना जुगत करने लगा था, साह रुकदा सी। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲੀ ਕੋ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਾਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। 10 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਤੇਲ ਤੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬॉडी बिल्डर ਤੇ ਹੁੰਦਾ। अच्छा देखिए, डाली को मैंने इसलिए भी इनवाइट किया है कि जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं एलेक्स, मुझे लगता है कि एलेक्स ने दुआ सिर्फ जो डाली की फ़िलॉसफी है उससे इंस्पिरेशन नहीं ली है इस सीरीज़ में, जो डाली की पर्सनल लाइफ है उससे भी इंस्पिरेशन ली है। ओ यस, आपने कहा तो मुझे भी याद आया कि सैल्वाडोर डाली जो थे वो अपने मरहूम भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। डाली का भाई बचपन में ही फौत हो गया था। असूलन फौत नहीं होना चाहिए। और डाली के माँ बाप इसको उसके भाई की कब्र पे ले गए और इससे कहा कि तुम अपने भाई की री इनकारनेशन। ये छोटा सा था मगर ये बात इसके जहन में नक्श हो गई और मरते दम तक ये बात डाली के जहन से निकली नहीं। ये सारी ज़िंदगी ये समझता रहा कि मैं अपने भाई की री इनकारनेशन, और यही वजह है कि बेशुमार पेंटिंग्स में इसने अपने भाई को पेंट किया।
ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੌਰਨ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ਼ਾ ਸਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा, इसने अपनी बीवी को भी बहुत पेंट किया। बीवी ने पेंट करना चाहिए। हाँ जी, वो लित्तर ही बड़े मार दिया। तेरे को लित्तर खाने वाली जगह है, बीवी भावें जिस तरह की मर्जी हो, लेकिन उन्होंने अच्छा पेंट करो यार। पेंट अच्छा नहीं करोगे तो कलेजे चेहो जी लत मारेगी कि सारा पेंट बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि आपने डाली और उनके भाई की मोहब्बत का जिक्र किया, तो मुझे ख्याल आया कि शायद डायरेक्टर ने प्रोफेसर और बर्लिन के बीच में जो मोहब्बत है उसकी इंस्पिरेशन भी यहीं से ली हो। बर्लिन मेरा भरा, ਉਹ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ। दिस इज माय ब्रदर। लग रहे हैं अच्छा दुआ, कोई गल नहीं। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀ ਫਿਲਮ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤੂੰ। नेटफ्लिक्स पे जो फॉरेन लैंग्वेजेस की जो सीरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज है ये। अच्छा, तो मैं आपको प्रेमिस बताती चलूँ। ये एक डकैती के बारे में कहानी है। प्रोफेसर साहब जो हैं वो 7-8 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें 6 महीने के लिए ट्रेन करते हैं और उसके बाद रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में लिटरली पैसे मिंट करने के लिए भेज देते हैं और ख़ुद ये बाहर होते हैं और बाहर से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। ਔਰ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। होया कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, आओ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਖੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਫੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਲਦੀ। ਬਲਕਿ ਐਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देख रहे हो असली टोक्यो मंगाई है। देखो पाकिस्तानी क्योंकि बड़े जरूरतमंद ने, वो कहते हैं असली टोक्यो आनी चाहिए। अच्छा, टोक्यो ज्यादा इंतजार ना करा, अपना फेस दहा दे कोई शेर कहन तरसन डे। मास चुक टोक्यो शाह जी कहणगे ते फिर ये तुसी भी डकैती शामिल हो। हुस्न को हुस्न बनाने में मेरा हाथ भी है, आप मुझको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਣਾ ਜੇ। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लग पड़ा कि आखिर है कौन पीछे। कोई असली टोक्यो है। ਉਹ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ये फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ डकैती ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ खुदकुशी की थी। अब एक तरफ रॉयल मिंट में हाइस्ट चल रही है और दूसरी तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही हैं राकेल। और यहाँ पर सीरीज़ में एक खूबसूरत सिचुएशन पैदा होती है। जैसे जैसे वो प्रोफेसर को जानती जाती हैं, उनके ख्यालात में तब्दीली आ जाती है और इवेंचुअली वो प्रोफेसर में इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनकी टीम के साथ आ मिलती हैं। राकेल को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये लोग क्राइम तो कमिट कर रहे हैं, पर ये सिस्टम से सताए हुए लोग हैं और बेसिकली बुरे लोग नहीं हैं। इसी वजह से उसके जहन में ये लोग ब्लैक एंड वाइट से ग्रे एरिया में आ जाते हैं। वैसे ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਮਾਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਕੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੋ, ਅगर ਰਾਕੇਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। आइए जी, प्रोफेसर साहब की मोहब्बत राकेल। उसने कैसी राकेल है, ते राफेल तेरा आ गया। राकेल आ गई थे, कुछ भी हो सकता है। तू मेरे भरा घर जा, मेहरबानी। और जानते ना अंदरों कुंडी ला लें। प्रोफेसर मैं तेरी खातिर पुलिस दी नौकरी छड्ड आई हां। झूठ बोल रही है, उन्होंने इन्हू कढ़ दिता। ए साइज दी उन्होंने को वर्दी कोई नहीं सी। सानू 6 महीने लगने नहीं सी। ये टक्कर मार के कंध ढा देंदे, 5 मीटर दे काम सी। मैं मੱਝ ਸਾਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਢਾ ਦਿੰਦੀ। बल्कि इन्हें कैश वाला बक्सा चुक के दौड़ भी जाना सी। और बर्लिन ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। अपनी भाभी दे तरन करके इन्हू बाहर ले जा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਮੈਂ 9 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਟੋਕੀਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਦਾ ਪੈਰ ਫਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਡਕੈਤੀ यूरोप करनी सी की थी कनाडा जाके। ये तो सभी जानते हैं कि 4 सीजन इसके आ चुके हैं और 5वां सीजन आने वाला है। पहले सीजन का बजट था $3.5 बिलियन, दूसरे सीजन का बजट था $7.8 बिलियन, तीसरे सीजन का बजट था $9.4 मिलियन और चौथे सीजन का बजट था $10.3 मिलियन और 5वां सीजन जो आने जा रहा है उसका बजट है तकरीबन $15 मिलियन। ਜਿਹੋ ਜੀ ਰਾਕੇ ਲਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। अब मनी हाइस्ट के इम्पैक्ट को देखिए कि शो के रिलीज़ के बाद कई प्रोटेस्ट में लोगों ने यही जंपसूट, यही मास्क और यही एंथम गाया। जालिम वापस जाओ जाओ जाओ। ये स्केपिस्ट फैंटेसी तो है ही, बट इसका रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट है। और इस सीरीज़ की आप मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं कि जो सीज़न 3 है उसमें मशहूर फुटबॉलर नेमार ने कैमियो एंट्री दी है। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਸਕਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤੀ ट्रेन मिस कर दी। अच्छा प्रोफेसर साहब, अपनी टीम के बाकी मेंबरान को भी बुला ही लीजिए। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣਗੇ। सबसे पहले नायरोबी को बुला लेते हैं। ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟ ਛਾਪਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਅਰੇ ਬਈ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਟ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਹਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਲਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। हाँ बड़ा अच्छा आदमी है, देखो हंसी जाता ही। और मेरा ब्राजीलियन रियो कितने गया? ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਓ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ। क्यों जी ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। क्यों? ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਬੁਲਟ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀ ਹਾਈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈंने ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। क्या मतलब? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ ਰੀਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰੀਦ ਕੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੌਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਰੋਬੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਚੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? क्यों? ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਪਾਨ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। अच्छा नहीं, तो मुझे भी तजस्सुस पैदा हो गया। टोक्यो का क्या नाम रखा आपने? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟੋਕੀਓ ਸੀ, हाँ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਰਲਿਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? क्यों रखा है? ਇਹ ਹਿਰਨ ਮਨਾਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। इस सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं एलेक्स, उन्होंने कैरेक्टराइजेशन पे बहुत तवज्जो दी है। फॉर एग्जांपल आर्टुरो रोमान का जो कैरेक्टर है वो बज़ाहिर तो एक हॉस्टेज है, उसके साथ एक सिंपैथी होनी चाहिए, मगर वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर था कि ऑडियंस इसको देखते हुए उससे नफरत हो गई थी। तो आप देखिए डायरेक्टर ने किस तरह से ग्रे एरियाज में प्ले किया है। यही वजह है कि ये सीरीज जो है वो कमर्शियल होते हुए भी एक खास तरह की डेप्थ रखती है अपने अंदर। ਨਿਰੋਟੀ ਤੋਬਾ ਐ ਵੀ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਠਰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਿਰੋਬੀ, ਇਹ ਵੇ ਠਰਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦੀ ਬੀਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਭੂੰਡ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਚੇਂਜ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦਾ। यार वैसे मार तो बहुत पड़ी है आप। ਇਹ ਮਾਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? क्यों? ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। आपको तो स्पेन का पता ही है, वहाँ बुल फाइटिंग बड़ी मशहूर है। जनाब, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ को ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। क्या मतलब? ਇਹਨੇ ਬੁੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। अब वैसे मनी हाइस्ट का सबसे लूज कैरेक्टर शख्स तो यही है। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਦੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਟਾਈਮ ਛੇੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਏਡਾ ਭੂੰਡ ਠਰਕੀ ਆਦਮੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। और चौथे सीजन में जो कैरेक्टर असल में निकल के आया है वो है एलिशा का कैरेक्टर। आप तय नहीं कर पाते हो कि आप इससे नफरत करो या मोहब्बत करो। वे प्रोफेसर पिछे होवे, मैं कोई नाकेल नहीं चढ़ी तेरे इश्क च गिरफ्तार हो जाऊंगी। तू 5 की 10वीं सीजन बना लेना तो फिर भी मैं तेनू कैद करके रवांगी। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ,
ਉਹ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਭੜੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ मैं कोई कैद नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो सिर्फ मुझे पता है या शाही को। ਨਹਿਰੋ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਡਾਲੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਚੱਲ ਦਫਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧਾ ਟੰਗੀ ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ तेरा नहीं होता ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲਿਓ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ 5ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਲੈ 6ਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਤੇਰਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ। ਟੋਕੀਓ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਕਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਚਾਓ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਚਾਓ ਚਾਓ ਚਾਓ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਵਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਇਧਰ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ $10,000 ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $500 ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਾਲੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है ख्वाबनामा। देखते हैं कि व्हाट्सएप पे लोगों ने अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मेरा एक सवाल है कि मैं कई हफ्तों से ख्वाब में सांप देख रहा हूँ, इसकी क्या तबीर होगी? काइंडली मुझे बता देंगे, शुक्रिया। देखिए अमूमी तौर पे हमारे माशरे में ये तासुर पाया जाता है कि सांप जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की अलामत है। अगर ख़ास तौर पे ख्वाब में आप सांप देखें तो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन के तौर पे सांप आएगा, मगर हकीकतन ऐसा नहीं है। दुश्मनी की अलामत ज़रूर है, लेकिन सांप की ज़ाहिरी वज़ाक़ता, उसकी रंगत, उसका साइज़, ਉਹਦੀ ਉਮਰ, और ओवरऑल जो मंजरनामा आपने अपने ख्वाब में देखा है, जिस कैफियत में आप हैं, जिस कैफियत में सांप है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, फिर यह है कि आपने रात के या दिन के किस पहर में सांप देखा है, ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी ताबीर तय करेंगी। सांप की पोजीशन, रंगत, वज़ाक़ता बदलेगी तो फिर ख्वाब की ताबीर भी बदल जाएगी। यानी सांप सामने आए तो पहले मतलब उसकी वज़ाक़ता देखे, उसके पीछे आपकी वज़ाक़ता क्या है। आप अच्छा किस पोजीशन में अगर आप डंग मारेंगे तो असर ज़्यादा होगा। अच्छा डंग मारने लगे आप पोजीशन चेंज करेंगे या मैं चेंज करूँगा? ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੱਪ ਕੋਲ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਹਾਓ। अच्छा आपको पता है ख्वाब में बहुत वक्त होता है आपके पास। ਯਾਨੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ख्वाब में तो बाज़ औक़ात आप सदियाँ गुजार लेते हैं। ਇੱਕ ख्वाब 'ਚ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਬਰਾਏ ਲੋਕ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੱਪ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਟਾ ਲੱਭਣ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। जी मैंने हमेशा सांप देखा ना, दहशत से खौफजदा हो जाती हूँ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਦਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਅਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੋ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਆਪ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਨ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਛਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਸੂੜੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ। अहले इल्म और बुजुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में सांप का देखना 10 वजूहात पर है। दुश्मनी तो यकीनन है ही, दुश्मन या दुश्मनी, ताकत, सलामती, बाज़ कैफियत में ज़िंदगी की भी अलामत होता है, सरदारी की भी अलामत होता है। बाज़ औक़ात इसकी ताबीर औरत या मर्द यानी शौहर और बीवी की शक्ल में भी की जा सकती है। बात वही है कि किस कैफियत में, किस रंगत में, किस हालत में, किस तरीके से मंजरनामा ओवरऑल ख्वाब का क्या था वो तय करेगा। जो सांप ख्वाब में देखा गया है उसकी ताबीर क्या होगी। इसी तरह से हैरत अंगेज तौर पे सांप की एक ताबीर जो है वो दौलत के तौर पे भी होती है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਵੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਆਣੀ। जी बुजुर्गों का यही फरमाना है। अच्छा कश्मीरी साहब वर्गा अंग्रेज सप ना पेस्ट्री खा रहे होंगे, वेरी टेस्टी। नासिर के खाब 'ਚ ਸੱਪ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ।
ਆ ਮਾਇਰਾ ਦੇ ਖਾਬ ਹੀ ਸੱਪ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा जी देखिए, बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर आपने ख्वाब में सांप देखा और तासुर, जो कि ख्वाब का एक तासुर होता है, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप बहुत कुछ देखते हैं मगर ख्वाब की जो ताबीर है उसका इन्हिसार और दारोमदार जो है ना वो हमेशा ख्वाब के तासुर पे होता है। आपने बहुत कुछ देखा मगर जो नक्श रह गया, जो याद रह गया, उसी से फिर ताबीर जो है वो अख़ज़ की जाएगी। तो अगर आपका तासुर सिर्फ सांप का है और कोई मंजर, कोई पोजीशनिंग, कोई रंगत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने जो ख्वाब में सांप देखा वो कहाँ था, कैसा था, छोटा था, बड़ा था, काला था, पीला था, नीला था, आप कुछ ना बता सकें, आप सिर्फ ये कह सकें कि बस मैंने ख्वाब में सांप देखा। तो इसकी ताबीर तो यही है कि कोई पोशीदा या ज़ाहिरी दुश्मन आपकी ज़िंदगी में है और आपका उससे टाकरा होने वाला। और शाह साहब अगर सांप को सिर्फ अपने घर पर देखा हो और कुछ याद ना हो, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। अगर सांप आपने अपने घर में देखा तो इसकी ताबीर यह है कि कोई घरेलू दुश्मन है, आपके अजीज़ अकरबा में से, दोस्त अहबाब में से कोई ऐसा शख्स आपका दुश्मन है जिससे आपका सामना होगा, या जो आपकी जड़ें काट रहा है, आपके ख़िलाफ़ साजिश बुन रहा है, जिससे आप आशना हैं, आपका कोई ना कोई ताल्लुक़ उससे बनता है। जो ख्वाब में अगर सांप घर के बाहर देखा हो तो इसकी क्या ताबीर होगी? दरवाज़ा खोल के 5-10 रुपये दे के कहना भला होवे। तो इसका मतलब है कि जो आपका दुश्मन है, जिससे आपका सामना होने वाला है, या जो इस वक्त भी आपके खिलाफ किसी कार्रवाई में मसरूफ़ है, उससे आपका ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि वो कोई बेगाना है, आपका करीबी नहीं है। शाह जी ये सैगमेंट तो अलहदा रह गया, लोगों के घर तुसी लड़ाइयां पवा दी। और अगर ख्वाब में आपने देखा कि सांप से आपकी लड़ाई हो गई, फिर समझो तुसी आप न्योले हो। और इस लड़ाई में अगर आपने सांप को मार दिया तो इसका मतलब है कि आप अपने दुश्मन पर और उसकी साजिशों पर गालिब आ जाएंगे। वाह। मतलब उस जंग में आप जीत जाएंगे, दुश्मन हार जाएगा। और उस लड़ाई में अगर सांप गालिब आ गया तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन आप पर गालिब आ जाएगा। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਅਗਰ ਇੱਟ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ और देखिए यह है लड़ाई की बात, लेकिन अभी सांप ने डंक नहीं मारा आपको। मारेगा अगर वो डंक मारे बगैर चला गया है तो नुकसान कम है, और अगर उसने डंक मार दिया आपको तो फिर नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा आपका दुश्मन। ਇਹ ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਬੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਮਾੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਪਾਈ ਜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਮਾਹਮ ਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਇਆ, ਉੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾ ਗਈ। अच्छा, इसकी ताबीर जो है वो बड़ी खुशकुन है। सच्ची शाह जी? जनाब ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਖਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਥਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਤਬੀਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। अगर ख्वाब में किसी ने सांप का गोश्त खा लिया तो इसका मतलब यह है कि उसे माल और खुशी मिलेगी। और माल भी किसका मिलेगा? किसका? दुश्मन का माल मिलेगा। वाह जी वाह। दुश्मन का माल। ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। जिस खजाने पे सांप बैठता है, जब सांप ही खा लिया तो फिर खजाना कोई भी ले जा सकता है। हाँ। ਨਾਸਰ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਸੱਪ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਪਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ अच्छा यार, खजाने और सांप से मुझे अजहर फिराक का एक शेर बड़ा याद है। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਪ ਭੇਜ के ना दीवान लुकाना पड़ा बहुत से सांप थे इस गार के दहाने पर, बहुत से सांप थे इस गार के दहाने पर, दिल इसलिए भी खजाना शुमार होने लगा। क्या बात। दहाने पर नासिर जब भी हमाम के दहाने पे पहुंचता है वो अगो तलवार काट लेता है। और अगर आपने ख्वाब में सांप देखा और उस ख्वाब में उस सांप के किसी लाठी से 2 टुकड़े कर दिए ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿਆ। अभी बड़ी दिलचस्प है वो क्या? कि किसी मामले में, किसी झगड़े में, किसी फसाद में, किसी तनाज़े में आप डर रहे होंगे क्योंकि फैसला जो है उस तनाज़े का वो आपके दुश्मन के हाथ में हो। लेकिन अगर आपने ख्वाब देखा कि उस ख्वाब में आपने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं तो बावजूद इसके कि तनाज़े में आपका दुश्मन इन्वॉल्व होगा मगर वो आपके हक में इंसाफ करेगा। यानी दुश्मन को मिलन तो पहले सप फड़ के ਉਹਦੇ 2 टोटे कर दे और दुश्मन को कहा तेरे कहते मैं कीते मगर ख्वाबों पे इख्तियार तो नहीं होता ना इंसान। हां असल गल है ना ख्वाबों पे इख्तियार नहीं होता। और अगर उसी ख्वाब में सांप के 2 टुकड़े किए आपने, लेकिन अगर वो दोनों टुकड़े आपने उठा लिए तो फिर इसकी ताबीर मुख्तलिफ है। वो क्या? जो साहिब ख्वाब है उसको माल मिलेगा मगर वो माल दुश्मन से मिलेगा। क्या बात। बंदा माल दुश्मनों को लेके सब फिर जोड़ दे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा।
थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं और मैं बताता चलूँ कि मत भूलिएगा कि ख्वाब इशारे होते हैं, हतमी फैसला नहीं होते हैं। अगर आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है तो घबराएं नहीं, सदका करें, खैरात दें, ज़कात दें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, नफिल पढ़ें, इबादत करें। कैसा ही बुरा ख्वाब क्यों ना हो वो रद्द हो जाएगा। थोड़े से वक्त के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन गिरामी, वक्त हुआ है मौसीकी का और आज हम ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं वन एंड ओनली नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को। उनका एक लाजवाल गीत आज पेश कर रहे हैं हनी अलबेला। जी हनी। मनावांगी
जबरदस्त। नाज़रीन, ये था आज का शो, मगर आखिर में मैं चाहूँगा कि कुछ जिक्र जो है वो बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम फ़नकार दलीप कुमार साहब का भी हो जाए। उनकी वफ़ात की खबर सभी ने सुन ली और बहुत कुछ उस पर पिछले 3-4 दिनों में लिखा गया, बोला गया, विजुअल्स भी हमने देखे। मगर दलीप साहब ने जिस बावकार, जिस शानदार तरीके से ज़िंदगी गुजारी है, मैं उसका एक और एंगल भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। दलीप साहब जो थे वो पेशावर से उनका ताल्लुक़ था, यानी उनका वतन पाकिस्तान था और उनका मुल्क भारत करार पाया। और इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत ने, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक स्टार बनाया, एक बहुत बड़ा नाम दिया। पूरी दुनिया में वो भारत की, मैं तो कहूँगा सब कॉन्टिनेंट की, हमारी भी वो पहचान थे। मगर आप देखिए कि उनका क्या बावकार रवैया था, क्या शानदार रवैया था कि जिस वतन से वो थे और जिस मुल्क ने उन्हें ख़ास तौर पे पहचान दी, इन दोनों के दरमियान आपस में इख्तलाफ और कशमकश जो है वो हम सभी जानते हैं। जंगें भी हुई हैं, 71 की जंग है, 65 की जंग है। मगर इस सारे सफ़र में दलीप साहब हमेशा अमन के दाई के तौर पे सामने आए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि किसी शख्स को जिस मुल्क से, जिस जगह से बहुत उरूज, दौलत, शोहरत हासिल हो, वो अपने वतन को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाया करते हैं। ये इंतहाई सिफलापन होता है। इसकी मिसाल आपको अदनान समी की शक्ल में नज़र आती है। मगर दलीप साहब ने जब भी अपने वतन को याद किया, पाकिस्तान का जिक्र किया, एक मोहब्बत, एक चमक जो है वो उनकी आंखों में नज़र आया करती थी। भारत में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या जैसे ये अदनान समी जैसे लोग हैं, किसी वक्ती फ़ायदे के लिए, उन्होंने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। जी बिल्कुल, वो एक निडर, बहादुर और बावकार इंसान की तरह जिए। और शायद कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि कारगिल वॉर में उन्होंने बाकायदा अमन के लिए कोशिश की थी। फिर यहाँ से हमारे जितने दोस्त अहबाब जाते रहे, जिनको दलीप साहब से मिलने का इत्तफाक हुआ, मैं देख रहा था खालिद फरशोरी मेरे बड़े मेहरबान हैं, दोस्त हैं, बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अभी एक तहरीर लिखी जिसमें मोइन अख्तर साहब और ये तशरीफ़ ले गए। ताहिर सरवर मीर साहब की तहरीरें हमें देखने को मिली। रफ़ाकत अली ख़ान वगैरह वहाँ जाते रहे, उनसे मिलते रहे। आज मुझे हमारे जो बेपनाह खूबसूरत और टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट हैं, इमरान नवाब साहब, आपने उनका काम देखा ही है जब हम थिएटर करते हैं। वो मुझे बता रहे थे कि सुहेल अहमद साहब ने अभी उन्हें बताया कि जब सुहेल साहब अभी कुछ अर्सा पहले तशरीफ़ ले गए और दलीप साहब से वक्त तय हुआ, मिलने गए, तो दलीप साहब ने उनसे पहला जुमला ये कहा कि भाई इतनी देर से क्यों आए हो। और उस मुलाकात में वो सुहेल साहब का हाथ पकड़कर बहुत देर तक बैठे रहे। इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल साहब भी एक बला के फ़नकार हैं, बला के आर्टिस्ट हैं। मगर सुहेल साहब की आजिज़ी है कि उन्होंने इमरान नवाब से ये कहा कि कहाँ मैं और कहाँ दलीप कुमार साहब, मगर उन्होंने बेपनाह मोहब्बत दी। और सुहेल साहब का एक ड्रामा था काजल घर, उस ड्रामे का भी जिक्र किया उन्होंने। तो नाज़रीन गिरामी, एक बुज़ुर्ग ने मुझसे एक बार एक बात कही थी कि बड़ा आदमी कौन होता है। देखिए, बड़ा आदमी वो होता है जिसकी महफिल में बैठकर आपको ये एहसास ना हो कि आप किसी बड़े आदमी की महफिल में बैठे हैं। दलीप कुमार साहब से जो मिला है, जो मिला है ज़िंदगी में, और जो पाकिस्तान से गया है, वो यही सोच कर गया है कि वो एक बड़े आदमी से मिलने जा रहा है। मगर दलीप साहब ने कभी अपनी महफिल में उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक बड़े आदमी से मिल रहा है। इसीलिए दलीप साहब न सिर्फ एक बहुत बड़े फ़नकार थे, बल्कि एक बहुत बड़े इंसान भी थे। हम उन्हें एक बहुत बड़े फ़नकार के तौर पे भी याद रखेंगे और एक बहुत बड़े अजीम, बावकार और शानदार इंसान के तौर पे भी याद रखेंगे। फिल्म जवार भाटा से अपना करियर आगाज़ करने वाले यूसुफ खान यानी दलीप कुमार ज़िंदगी के जवार भाटा से सुरखरू होकर निकले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।